Welcome to Diya Institution. अपोजिशन मोबिलाइजेशन की अगर बात करें तो भी ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है इमरजेंसी लगाने का. सो फॉलोइंग द इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट, अपोजिट पार्टीज इंडिकेटर जेपी स्कॉल ऑर्गेनाइज लार्ज रैलीज एंड डिमांड इंदिरा गांधी रेजिग्नेशन. अब जब पहले से जेपी जो है वो इन जो टोटल रिवॉल्यूशन की मांग तो कर ही रहे थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि इंदिरा गांधी जी जो है वो उन्होंने माल प्रैक्टिस की है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें डिक्लेयर कर दिया है कि उन्होंने जो भी इलेक्शन किया है वो उनमें कुछ ना कुछ उन्होंने गड़बड़ की है, तो उस टाइम पे वो भी बड़े बड़े रैलीज निकालना उन्होंने शुरू कर दिए, धरने शुरू कर दिए कि अब इंदिरा गांधी जी को रेजिग्नेशन देना ही होगा. तो जयप्रकाश नारायण इवन कॉल अपॉन पुलिस एंड आर्म्ड फोर्स नॉट टू ओबे इलीगल एंड इमोरल ऑर्डर्स. यानी जयप्रकाश नारायण जो है उनको मतलब जो पुलिस है और आर्म फोर्स के द्वारा काफ़ी रोका गया था क्योंकि उसे इलीगल और इमोरल ऑर्डर कहा जा रहा था. लेकिन ये एक बड़ा कारण रहा है, जो जेपी मूवमेंट रहा है वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है इमरजेंसी के अंदर. साथ ही में जो इलाहाबाद कोर्ट का जो वर्डिक्ट था वो एक सेकेंड रीज़न रहा, और थर्ड जो था बांग्लादेश. तो ये तीन रीज़न हमने पढ़े. इसके बाद इमरजेंसी का डिक्लेरेशन हुआ जो कि जून 25 1974 को हुआ. अब देखिए यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से जेपी मूवमेंट जो हुआ है उसकी वजह से उन्होंने यानी इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का फैसला लिया था. सो लेट ऑन द नाइट ऑफ जून 25 यानी 25 जून की रात को 1975 में ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी अक्रॉस इंडिया. यानी पूरे इंडिया के अंदर जो उस समय प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया. यानी उन्होंने रात को 25 जून 1975 की रात को उन्होंने नेशनल इमरजेंसी को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया. एंड द स्टेटेड रीजन वाज अ थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस. और जो भी रैलीज हो रही थी जेपी मूवमेंट के द्वारा, जितने भी धरने प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसे एक इंटरनल डिस्टर्बेंस का रीजन दिया गया. यानी अगर नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी, क्योंकि कंट्री के अंदर पूरी तरीके से इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा था. यानी पूरी जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम है पूरी सी अनस्टेबल हो चुकी थी, जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाएगी. सो डिसीजन वाज मेड विदाउट प्रायर कंसल्टेशन विद द यूनियन कैबिनेट. यानी जो कैबिनेट होता है 15 लोगों का जो कैबिनेट होता है, मैक्सिमम 15 लोग लिए जाते हैं, वे जो कैबिनेट होता है उनसे किसी भी तरह का कंसल्टेशन नहीं लिया गया था. और डायरेक्ट जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा था, तो उनके एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली ने नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था, विच वॉज ओनली इन्फॉर्म आफ्टर द प्रोक्लेमेशन. यानी प्रेसिडेंट ने जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी उसके बाद यूनियन कैबिनेट को इन्फॉर्म किया गया कि अब कंट्री के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है. इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस एंड एक्शन ड्यूरिंग द इमरजेंसी. यानी इमरजेंसी जब लगाएगी उसके तुरंत बाद काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं उसके, और क्या एक्शंस लिए गए इमरजेंसी के ड्यूरिंग. सो द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी लीड टू एन इमीडिएट एंड ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप. यानी जैसे ही इमरजेंसी का डिक्लेरेशन हुआ वो कहीं ना कहीं एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन था इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप में. कैसे? सबसे पहले सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. यानी आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर इवोक्ड, suspending most fundamental right including right to the freedom of speech, assembly and movement article 19 and the right of constitutional remedies article 32. ये सारे ही फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था. यानी जो भी मोस्ट किए जाते हैं इमरजेंसी के ड्यूरिंग उनको, और साथ ही में जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली और मूवमेंट जो आर्टिकल 19 है, और जो आर्टिकल 32 यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अगर लोगों को नहीं मिलते हैं तो वो उनके अगेंस्ट जाकर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज करते हैं यानी रिट्स फाइल करते हैं, वो नहीं किए जाएंगे क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है. तो आर्टिकल 32 भी यहाँ पर सस्पेंड किया गया था. तो सबसे पहला जो काम किया वो था कि उन्होंने जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे लोगों के, नॉर्मल लोगों के, उन सभी के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर लिया, कर्टेल कर दिया. द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 वॉज ऑल्सो सस्पेंडेड. यानी जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट
आर्टिकल है या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है जिसमें हमें जीने का अधिकार और हमारी पर्सनल लिबर्टी यानी हम खुद अपनी आज़ादी से ले सकते हैं, रह सकते हैं, जी सकते हैं, वो भी सस्पेंड कर दिया गया था, विच वॉज लेटर डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट इन अ सब्सिक्वेंट जजमेंट। और इसके बाद लेटर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल को हम नहीं सस्पेंड कर सकते हैं क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसलिए फिर उसे सस्पेंडेड नहीं किया गया था। दूसरा, मास अरेस्ट एंड पॉलिटिकल रिप्रेशन, यानी पहला तो उन्होंने इमरजेंसी के तुरंत बाद फंडामेंटल को सस्पेंड किया। दूसरा, उन्होंने जितने भी पॉलिटिकल रेप्रेशन यानी जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भी लीडर्स थे, उनको अरेस्ट करना शुरू किया। तो थाउजेंड्स ऑफ अपोजिशन लीडर यानी जो अपोजिशन थे उन्हें, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उन्हें, डिसेंडेंट इंक्लूडिंग जैसे जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार के अंदर मूवमेंट कर रहे थे, मोरारजी देसाई जो हैं जो कि अपोजिशन से थे, अटल बिहारी वाजपेयी वर अरेस्टेड एंड इम्प्रेशन विदाउट ट्रायल अंडर प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ लाइक MSA मेंटेन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी उन्होंने इन सभी को अरेस्ट करवा दिया था क्योंकि उन्होंने जितने भी अपोजिशन लीडर्स थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज थे और जो जयप्रकाश नारायण हैं, मोरारजी देसाई जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सभी को अरेस्ट करवा दिया। और उसके बाद उन्होंने विदाउट ट्रायल प्रिवेंशन डिटेंशन जो लॉ है उसे इम्पोज कर दिया, यानी किसी को भी लॉयर हायर नहीं करने दिया जाएगा और कोई भी इम्प्रेशन से बाहर नहीं निकले, यानी जेल से बाहर नहीं निकल सकता, किसी को भी वकील बुलाने का वो नहीं, यानी प्रिवेंटिव डिसेंशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है उसे उन्होंने बंद कर दिया था। और ये कहा था कि इन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को क्या किया, अनस्टेबल किया है। एस्टिमेट सजेशन अवर 1 लाख टू 1,40,000 पीपल वर डिटेन्ड, यानी 1 लाख से 1,40,000 लोगों को यहाँ पर जेल में डाला गया था, यानी उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया था। तीसरा जो इमरजेंसी की बात तुरंत जो एक्ट है वो किया गया था वो था सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, यानी स्ट्रिक्ट सेंसरशिप वॉज इम्पोज्ड ऑन ऑल फॉर्म ऑफ मीडिया इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर, रेडियो एंड फिल्म, यानी जितनी भी सेंसरशिप थी उनको स्ट्रिक्टली बाइंड कर दिया गया था, सस्पेंड किया गया था कि जितने भी मीडिया है, जितने भी न्यूज़पेपर है, रेडियो है, फिल्म है, उन सभी पे स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगी थी। यानी न्यूज़पेपर वर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर ऑल न्यूज़ एंड आर्टिकल्स, यानी कोई भी आर्टिकल छापने, कोई भी न्यूज़ को न्यूज़पेपर में छापने से पहले आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा बिफोर पब्लिकेशन, यानी आप पब्लिकेशन करेंगे। और डिसेंटिंग वॉइस वर साइलेंस्ड, और किसी भी तरह का कोई अगेंस्ट अपोजिशन आप न्यूज़पेपर में नहीं रख सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के अगेंस्ट में, ऐसा कहा गया था। सेंसरशिप जो लगाई गई थी प्रेस पे। इसके बाद सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी पावर बिकम हेविली सेंट्रलाइज्ड इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड द कैबिनेट एंड द जुडिशरी वर लार्जली साइलेंस, यानी जो कैबिनेट थी और जो जुडिशरी थी उन्हें साइडलाइन कर लिया गया था और जितनी भी कंट्री के स्टेट थे वो अब सारे सेंट्रलाइज, यानी जितने भी पावर थे वो सेंट्रलाइज्ड हो गए थे। पार्लियामेंट टर्म्स वॉज एक्सटेंडेड एंड इलेक्शन वर पोस्टपोन, यानी क्योंकि इमरजेंसी थी तो इलेक्शन जो थे उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया था और साथ ही में पार्लियामेंट का जो टर्म है वो भी एक्सटेंडेड हो गया क्योंकि इलेक्शन रोक दिए गए थे। अब इलेक्शन नहीं होंगे तो दूसरे जो है वो किस तरीके से आएंगे, इसलिए पार्लियामेंट का जो टर्म है उसे बढ़ा दिया गया था। Controversial programs and policies, yani force centralization campaign. One of the most controversial aspect was a large scale, often coercive family planning drive superheaded by the Sanjay Gandhi, Indira Gandhi's son, and this led to the widespread human right abuse, particularly targeting the poor. यानी यहाँ पर जो फोर्स सेंट्रलाइजेशन कैंपेन था, यानी जितने भी कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट थे उसमें जो इंदिरा गांधी के बेटे थे जिसे संजय गांधी आप सभी जानते होंगे, तो उनकी वजह से कुछ एक वाइड स्प्रेड ह्यूमन राइट अब्यूज केस उन पे लगाया गया था जो कि जो पुअर लोग हैं उनको टारगेटिंग कर रहे थे। इसकी वजह से ये भी एक कैंपेन जो था जिसे फोर्स सेंट्रलाइजेशन कैंपेन कहा जाता है। इसके बाद स्लम डिमोलाइजेशन, यानी लार्ज स्केल डिमोलाइजेशन ऑफ स्लम्स वर कैरीड आउट एज अ पार्ट ऑफ ब्यूटिफिकेशन ड्राइव्स डिस्प्लेसिंग थाउजेंड्स। स्लम डिमोलिशन का मतलब है कि जो लार्ज स्केल डिमोलिशन हुआ था स्लम्स का, वो भी यहाँ पर एक बड़ा पार्ट था जो कि इमरजेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो कि कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम्स और पुलिस के द्वारा किए गए थे वो हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अब देखो इमरजेंसी के
ड्यूरिंग काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए थे. द गवर्नमेंट पास सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू लेजिटिमाइज इट्स एक्शन एंड इंक्रीज द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव. यानी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड कर देती है जिसकी वजह से उनके एक्शन और उनके जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनको बढ़ा दिया जाए. तो 39 अमेंडमेंट 1975 के अंदर जब हुआ था, प्लेस द इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर बियॉन्ड द स्क्रूनिटी ऑफ ज्यूडिशरी. यानी 39 अमेंडमेंट के तहत इलेक्शंस जो है उसे डिस्प्यूटेड कर दिया गया था. यानी प्लेस द इलेक्शन डिस्प्यूटेड ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, जो जिन्हें बढ़ा दिया गया था. इसके बाद 42nd अमेंडमेंट यहाँ पर हुआ 1976. दिस वाज अ कॉम्प्रहेंसिव अमेंडमेंट दैट सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी ये एक ऐसा अमेंडमेंट था उस पीरियड का 1976 में जिसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के रख दिया था. इट कर्टल द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी पावर है उन्हें कर्टल कर दिया था. गेव मोर पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. इस अमेंडमेंट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दिया गया. लोकसभा के टर्म को और स्टेट असेंबलीज के टर्म को 5 साल से 6 साल कर दिया गया था. यानी 1 साल उनके टर्म को बढ़ाया गया. इंसर्ट सोशलिट्स, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी इन द प्रियम्बल्स. यानी प्रियम्बल के अंदर भी चेंजेस किया गया. सोशलिट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी जैसे वर्ड जोड़े गए और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने काफ़ी हद तक चेंज कर लिया था. देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर को यहाँ कम कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दिया, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की जो टर्म्स हैं उन्हें बढ़ा के 6 साल कर दिया और प्रीएम्बल के अंदर भी चेंज कर दिया और सोशलिट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जैसे वर्ड उन्होंने जोड़ दिए. तो 42nd अमेंडमेंट जो है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि उसने लगभग कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश की थी. एंड ऑफ इमरजेंसी एंड इट्स आफ्टरमेंट. यानी कब खत्म हुई इमरजेंसी और इसके बाद क्या हुआ. अनएक्सपेक्टेडली इन जनवरी 1977 इंदिरा गांधी अनाउंस्ड फ्रेश इलेक्शन टू द लोकसभा, बिलीविंग हर पॉपुलरिटी हैज़ इंक्रीज. उन्हें ऐसा लगा कि उनकी पॉपुलरिटी बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए उन्होंने जनवरी 1977 को लोकसभा इलेक्शन यहाँ पर अनाउंस किए. द एमरजेंसी वॉज फॉर्मली लिफ्टेड ऑन मार्च 21 मार्च 1977 के अंदर एमरजेंसी खत्म हुई. द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन मार्च 1977 के अंदर जो इलेक्शन है वो शुरू हुए और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बहुत मतलब मैसिव डिफीट करती है कांग्रेस पार्टी. एंड द अपोजिशन पार्टीज यूनाइटेड अंडर द बैनर ऑफ जनता पार्टी. यानी जनता पार्टी के अंदर एक सारी पार्टीज हैं मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाती है जिसे जनता पार्टी नाम दिया जाता है. एंड स्वेप्ट to the power and forming the first non-Congress government at the center. यानी उस टाइम से जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे इंडिया के उस टाइम से अब तक कांग्रेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे जीतती आई थी. लेकिन ये जो थी जनता पार्टी पहली गवर्नमेंट थी जो कि एक यूनाइटेड गवर्नमेंट बनकर कांग्रेस को हराती है और मैसिव डिफीट के साथ हराती है और वो एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में आती है और जीत जाती है. शाह कमीशन of inquiry. The Janata Party government appointed the Shah Commission in 1977 headed by the Justice G.C. Shah to inquiry into the excessive malpractices and abuse of authority committed during the emergency. यानी जो जनता पार्टी जब गवर्नमेंट में आती है तो उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया जिसे शाह कमीशन कहा जाता है जो कि किसके द्वारा हेडेड की जा रही थी, जस्टिस J.C. शाह. अब ये इंक्वायरी करते हैं कि जितनी भी एक्सेसिव माल प्रैक्टिस और जो भी अथॉरिटीज़ हुई हैं, अब्यूज़ अथॉरिटी हुई है एमरजेंसी के द्वारा उन्हें इंक्वायर किया जाए. एंड दिस कमीशन रिपोर्ट हाईलाइट वाइड स्प्रेड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड अब्यूज़ ऑफ पावर. और ये बताता है कि ये जो इमरजेंसी थी वो एक ऐसी इमरजेंसी थी जो कि एक वायलेशन करता है ह्यूमन राइट्स को क्योंकि यहाँ पर सारे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर दिया गया था और पावर का यहाँ पर गलत तरीके से यूज़ किया यानी कि अब्यूज़ ऑफ पावर भी यहाँ पर हाईलाइट करता है. लेसन लर्न एंड लेगेसी. अब इससे क्या लर्न किया जाता है तो द इमरजेंसी लिफ्ट एन इनडिलाइड मार्क ऑन इंडियन डेमोक्रेसी एंड लीड टू द कर्टल रिफॉर्म्स स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन. द पीरियड हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ रोबस्ट जुडिशरी, अ फ्री प्रेस एंड वेलिगेंट पब्लिक ओपिनियन इन द सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी. यानी हमें ये शिक्षा मिलती है कि इमरजेंसी एक अलग तरह की हमें एक रिफॉर्म देकर गई है जहाँ पर स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं ये एक ऐसा पीरियड रहा है जहाँ पर जुडिशरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, प्रेस को
पूरी तरीके से इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, एक आज़ादी देनी चाहिए और पब्लिक ओपिनियन का मान रखना चाहिए। उन्हें सेफगार्ड करने के लिए डेमोक्रेसी बनाई गई है, ना कि पर्सनल यूजेस के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रिवेंट रिकरेंस, 44th अमेंडमेंट 1978 के अंदर पास किया गया जनता गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें पूरा जो 42nd अमेंडमेंट है उसे चेंज किया गया, यानी उस पर जो भी अमेंडमेंट हुए थे उसे बदलने के लिए 44th अमेंडमेंट लागू किया गया। इट रिप्लेस इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रिबेलियन एज अ सोल ग्राउंड फॉर द डिक्लेयरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, मेकिंग इट हार्डर टू इम्पोज, यानी जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उस वर्ड को, उस टर्म को बदल के यहाँ पर आर्म रिबेलियन जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है, ताकि नेशनल इमरजेंसी जो है वो इम्पोज करना थोड़ा सा हार्ड हो जाए। इट रिक्वायर्ड द प्रेसिडेंट टू एक्ट ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट फॉर द डिक्लेयरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। यहाँ पर 1975 के अंदर ये भी बदलाव किए गए कि प्रेसिडेंट जो है तभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं जब यूनाइटेड यूनियन कैबिनेट जो है वो रिटर्न रिकमेंडेशन दे आपको नेशनल इमरजेंसी की तब। तो ये एक लेसन है हमारी हिस्ट्री का। इट रिस्टोर्ड द ओरिजिनल टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, 5 साल जो 6 साल तक बढ़ा दिया गया था उसे कम करके 5 साल किया गया। एंड क्रुशियली इट अफर्म दैट द राइट अंडर आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इज रिस्पेक्ट एंड कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस एंड आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी, यानी भले ही कितनी भी बड़ी एमरजेंसी लग जाए लेकिन आर्टिकल 20 जो कि हमारी रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करता है और आर्टिकल 21 जो हमारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है वो इमरजेंसी के समय भी नहीं हटाई जाएगी। इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड विजिलेंस, द एक्सपीरियंस ऑफ इमरजेंसी मेड इंडियन पब्लिक मोर अवेयर ऑफ देयर राइट एंड पोटेंशियल फॉर अब्यूज ऑफ पावर, फोस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज, यानी कहीं ना कहीं ये जो पीरियड रहा है 21 मंथ का वो काफ़ी अवेयरनेस और विजिलेंस देता है और पब्लिक अवेयरनेस को भी बढ़ाता है। In essence, emergency 1975 was a stark reminder of fragility of democratic institution and constant need for check and balance on executive power. While difficulties chapter, it ultimately contribute to a strong and more resilient democratic framework in India. यानी जो एसेंस रहा है इमरजेंसी 1975 का ये रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर को और जुडिशरी पावर, मतलब ये जो 3 इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उन तीनों में पावर का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक दूसरे पे बैलेंस कर सके और एक दूसरे के राइट को कर्टेल करके रख सके, ज़्यादा फ्रीडम उन्हें ना मिले। और चेक एंड बैलेंस का जो एक ये बैलेंस बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो बहुत ही ज़रूरी है। ये एक डिफ़िकल्ट चैप्टर था जिसे हमने आसानी से समझा। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और डिटेल से समझ में आएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।